पूजा अर्चना आरती आराधना साधना बहुत सारा कर रहे हैं ना, इसी चलते वीडियो आप लोग का लेट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पूजा चल रहा था यहाँ पे बगल वाले टेंपल में, तो सोचा कि क्यों ज़्यादा शोर मचा है इस वीडियो में, तो सोचे कि थोड़ा सा शांति में वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो उसी के चलते थोड़ा सा मैं इसको लेट कर रहा हूँ अपलोड। ओके, तो चलिए आज है आप हमारे साथ जनरल स्टडीज़ के पेपर में। ओके, जहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, पता है जनरल स्टडीज से, और एक क्वालिफाइंग पेपर है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड तक बनिएगा और पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से जाकर। डेली 8 बजे आता है, बट आज तो 8 बजे आया नहीं है वीडियो। तो चलिए, झारखंड सीजीएल वालों के लिए वीडियो है। ओके, बाकी सारे कोई भी देख सकते हैं इस जीके को। फर्स्ट आता है यूएनओ, पता है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, यानी कि 11 जुलाई को किस तरह की मनाता है, क्या मनाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, संचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या स्वास्थ्य दिवस? आंसर आपका विश्व जनसंख्या दिवस है। जिनको प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टिक क्यों लगा हुआ है, तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। ओके, प्रीवियस ईयर मतलब झारखंड का नहीं है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है, तो वहीं से उठाया हूँ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे टिक लगाया हुआ है। ये पहले ही से था, बट अभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, पहले का ही क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस है, जो न्यू पेपर आते हैं तो वहाँ से मैं उसको नहीं लेता हूँ, तो इस जो कन्फ्यूजन आप लोग का क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। विश्व जनसंख्या दिवस देखिए 11 जुलाई को मनाते हैं, और यहाँ से ये देखिए 1987 में फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ था। 5 बिलियन जनसंख्या पार हुआ था विश्व का। ओके, 5 बिलियन। ओके, मिलियन बिलियन समझ में आता है ना, मिलियन बिलियन समझ में आता है। 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख। ओके, 10 लाख, और मिलियन में 1000 से गुना कर दीजिएगा तो बिलियन बन जाएगा। क्या होगा? मिलियन में 1000 से गुना कर दीजिएगा तो बिलियन बन जाएगा, फिर बिलियन में 1000 से गुना कर दीजिएगा तो ट्रिलियन बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से बनता है। ओके, चलिए, तो आपका कितना हो गया? 5 बिलियन जनसंख्या पार हुआ था 1987 में। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते आ रहे हैं। ओके, समझ गए होंगे। तो आंसर हो गया विश्व जनसंख्या दिवस हो गया, 1987 से मना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, 1987 से इसको हम लोग मनाते आ रहे हैं। बाकी सारे ऑप्शन चर्चा कर लेते हैं। विश्व संचार दिवस का मतलब होता है वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे, और इसको हम लोग मनाते हैं 29 मई को। ओके, बाकी विश्व साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं, आपका साक्षरता है यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे, 8 सितंबर को मनाते हैं, 8 सितंबर को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल का क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। ओके, तो इसको याद रखिएगा, वहां से निकल कर आया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन आया था, तो वहीं से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। ओके, तो सारा चीज आपका क्लियर हो गया। ओके, जनसंख्या दिवस के बारे में 11 जुलाई को। बाकी यूएनओ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूएनओ टोटल अभी 193 मेंबर हैं। ओके, और सबसे लेटेस्ट मेंबर देखने को मिलेगा साउथ सूडान। क्या मिलेगा? साउथ सूडान सबसे लेटेस्ट मेंबर है, क्योंकि 2011 में साउथ सूडान अलग हुआ था, आपको याद होगा तो। ठीक है, तो 193 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में हो गया ना, यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और एक बांध के बारे में बोला गया है जिसका नाम है भाखड़ा नंगल बांध। तो बताइए किस नदी पर है, अब इसको बताइए, टिक नहीं लगा हुआ है। ओके, तो भाखड़ा नंगल बांध जो है आपका जो है सतलुज रिवर के ऊपर है। ओके, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे सतलुज रिवर है। ओके, भाखड़ा नांगल बांध के बारे में अगर बात करेंगे तो यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला कौन है? टेहरी है। टेहरी कहाँ है? भागीरथी रिवर पे है। ओके, चलिए, तो भाखड़ा नंगल हो गया। और देखिएगा तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इसको बोला जाता है ना, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ठीक है, वर्ल्ड में। कौन सा? भाखड़ा नंगल बांध। बाकी सारी चीज डिस्कस कर दिया। चलिए, तो भाखड़ा नंगल हो गया, पंजाब और हिमाचल प्रदेश देखिएगा। ऐसे ऑप्शन रहेगा तो आप लोग पंजाब लगाइएगा। ओके, और बाकी हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, और सेकेंड हाईएस्ट डैम है। ओके, कौन किसके बाद? तो फर्स्ट कौन है? तो यह आपका कौन सा क्या टेहरी बताया था ना, टेहरी डैम है भागीरथी रिवर पे। ओके, चलिए, अब यहाँ पे अवमूल्यन का क्या अर्थ है अगर देखिएगा तो हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवेल्युएशन। क्या बोलते हैं? डिवेल्युएशन बोलते हैं। तो डिवेल्युएशन क्या होता है? तो घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, यानी कि करेंसी अगर कोई चीज है तो उसका दो करेंसी को ले आना, या फिर 2 से ज्यादा करेंसी को इंट्रोड्यूस करना। चल पूंजी करना, यानी कि जो पूंजी होता है उसको थोड़ा सा चलाना। ओके, या अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना या घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। ओके, क्या होगा? तो देखिए, डिवेल्युएशन है, इवेल्युएशन नहीं है। तो ठीक है, तो डिवेल्युएशन में क्या करते हैं हम लोग? घरेलू मुद्रा का जो है मान को कम कर देते हैं। क्या करते हैं? घरेलू मुद्रा का मान जो है कम करते हैं। ऐसा जनरली इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग का जो ट्रेड डेफिसिट होता है ना, जो वर्ल्ड में जितना सारा ट्रेड वगैरह होता है, तो उस डेफिसिट को हम लोग कर सके। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम लोग बैलेंस बना के चल सके। ओके, तब इसको करेंसी को हम लोग डिवेल्युएट करते हैं। ओके, चलिए, ये सारा देख लीजिएगा। सारा जितना भी डिवेल्युएशन वगैरह का ये सब, मतलब वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ कि ये सब तो अपना देश में कोई करेगा। ओके, करेंसी वगैरह डिवेल्युएशन वगैरह गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ से देखिएगा कि जो है थोड़ा सा जितना भी वर्ल्ड में व्यापार वगैरह काम होता है वो सब काम देखता है डब्ल्यूटीओ। क्या देखता है? डब्ल्यूटीओ देखता है। ओके, पूरा वर्ल्ड में जितना भी व्यापार का कार्य कर रहा है डब्ल्यूटीओ देखता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में विश्व व्यापार संगठन में 164 है। लेटेस्ट मेंबर आपका अफगानिस्तान है, 2016 में ऐड हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, जनरली सोचेंगे ना गोवा जो इधर दिखता है आपका इंडिया के मैप पर, ओके, इधर इधर जो गोवा दिखता है यहाँ पे, तो ये जो गोवा लगता है ना कि सबसे छोटा है तो सबसे कम जनसंख्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में पड़ता है। क्या होता है? सिक्किम में, वही सिक्किम जहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है, आपको याद है ना, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला मिक्स्ड साइट है। ओके, कल्चरल और नेचुरल दोनों। तो समझ लीजिएगा सिक्किम है, भारत का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है। क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, और भारत में फर्स्ट ओडीएफ स्टेट यही है। ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि जो खुले में शौच होता है, और फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री कौन हुआ था? तो सिक्किम हुआ था। ओके, समझ गया। तो यहाँ से समझ चुके होंगे आप लोग सिक्किम के बारे में। ओके, तो सिक्किम यही सबसे कम जनसंख्या है, और सबसे कम पॉपुलेशन, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन ही होता है। ओके, और सबसे कम एरिया है गोवा का, है ना, एरिया में सबसे कम है गोवा है। क्लियर? तो इस चीज समझ लीजिएगा। बाकी जनसंख्या जो है आपका देखिएगा, अभी जनसंख्या दिवस के बारे में बात कर ही दिया। ओके, भारत की जनसंख्या अभी बताया जा रहा है लगभग 138-40 करोड़ के आसपास आ चुका है। ओके, चलिए, और भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 17.8% है ना। भारत में 17.8% जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जगह लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल शहंशाहों का आवास रहा? यानी बताइए कि मुगल शहंशाह जो थे, राजा थे, उनका आवास 200 साल तक रहा, यानी कि 2 सदी तक। ठीक है, सदी मतलब साल होता है ना, 2 सदी तक। ठीक है, तो समझ गया, 2 सदी, तो यहाँ पे 2 शताब्दी हो गया। तो देख लीजिएगा यहाँ से क्या हो गया, चतुरगढ़ किला, लाल किला, सलीमगढ़ किला, ताजमहल। तो यहाँ पे लाल किला हो गया। ओके, लाल किला हो गया। अगर थोड़ा सा अगर लाल किला के बारे में बात करें, ओके, लाल किला के बारे में बात करें, तो देखिएगा कि लाल किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 2007 में डिक्लेयर किया गया था। इसका निर्माण देखिएगा तो 1648 में मुगल के बादशाह थे। कौन से बादशाह थे? आपका शाहजहां। ठीक है, तो अगर काउंट कीजिएगा, ठीक है, बाबर, ठीक है, बाबर आए थे, फिर उसके बाद हुमायूं, ठीक है, अकबर, ओके, उसके बाद जहांगीर, ठीक है, उसके बाद शाहजहां, और उसके बाद बेटा आया था औरंगजेब। ओके, तो ऐसे ऐसे जब आए थे बादशाह, ओके, यही मेन पार्ट होता है। अब सबसे लास्ट कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर थे। ओके, जो कि पता है ना आपको। तो यहाँ से देखिएगा तो जो आपका 5th मुगल बादशाह थे, जिनका नाम क्या था? शाहजहां। ठीक है, वही इसको ऐसे बनाए थे। और कब बनवाए थे? 1648 में बता दिया। अब जब यह कैपिटल आगरा से दिल्ली लाए थे ना, आगरा से दिल्ली जब लाए थे शाहजहां, तब इस किला को बनाए थे। इसको किला मुबारक भी बोला जाता है, और 2007 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें, तो भारत में टोटल अभी आपको 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगा, जिसमें 32 है नेचुरल है। ओके, 32 जो है आपका, सॉरी नेचुरल बोल रहा हूँ, 32 है कल्चरल है। ओके, 7 है नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। और 1 जो है ना आपका मिक्स्ड है, जो कि बताया ना कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो वही मिक्स्ड में आता है। तो 32 आपका कल्चरल हो गया, नेचुरल में 7 आ गया, और 8। ठीक है, तो यहाँ से 32 8 आगे ना 40 जोड़ लीजिएगा, नहीं होगा तो डंडा लेके आइएगा, मारिएगा हमको। तो लाल किला आपका आंसर हो गया। चलिए, और लाल किला जो शुरू में था ना, लाल नहीं था, ठीक है, या सैंडस्टोन से बनाया गया था, व्हाइट था, बाद में इसको अंग्रेजी द्वारा पेंट कर दिया गया। क्लियर? तो समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन के बारे में जानते हैं, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं हमारे देश के। तो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, साहित्य। तो इनका आंसर है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कीजिए तो टोटल 6 क्षेत्र होता है जहां पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, ठीक है आपका, फिर एक मेडिसिन के क्षेत्र होता है, फिर लिटरेचर होता है, ओके, फिर शांति वगैरह का क्षेत्र होता है। तो ऐसे वगैरह टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है इसका पुरस्कार। ओके, और पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, बताया था। यहाँ पे अगर टोटल अगर पांचों के पांचों बात करें, ओके, तो सारा आपको देखिएगा मिलेगा स्वीडन में आपको दिया जाता है। ओके, स्वीडन होता है। और एक जो होता है ना, एक पुरस्कार जो आपका शांति का है, यानी कि पीस का जो पुरस्कार है, वह सिर्फ नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, थोड़ा सा अलग है ना। पीस का जो प्राइज है, नोबेल प्राइज, वो सिर्फ नॉर्वे कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। 1930 में आपको देखिएगा कि जो सीवी रमन थे, क्या थे? सीवी रमन, उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग 28 फरवरी को भी हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। रसायन शास्त्र में एक पुरस्कार मिला था 2000, हम लोग को शायद डेट फिक्स देख लेता हूँ, 2009 में था। क्या था? 2009 में अप्रोक्सीमेटली था। ओके, जबकि इनको वेंकट रमन नाम था इनका ना, क्या था? वेंकट रमन नाम था। तो वेंकट रमन को जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो इसको याद रखिएगा। और साहित्य क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था आपको तो पता है ना, 1913 में। ओके, गीतांजलि के लिए एशिया के पहले पर्सनालिटी थे, एशिया के पहले पर्सनालिटी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, और वो था गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर थे ना। चलिए, हो गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी किसकी बेटी थी? तो बाजीराव पेशवा के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में बात की जा रही है। ओके, जिसका फाउंडर आपका शिवाजी थे। ओके, उनके माता का नाम जीजाबाई था ना, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जे से होगा जीजाबाई, जे से जीजाबाई उनके माता का नाम था, पूछते थे। मराठा इनका कैपिटल रायगढ़ था ना, ये पूछते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरी पति थे पेशवा थे। पेशवा मतलब देखिए सीएम होता है ना, पेशवा जो पोस्ट होता है अगर मराठा साम्राज्य में देखिएगा, ओके, तो वहाँ पे सीएम का पोस्ट होता है। तो वह जो दूसरी पत्नी थी मस्तानी, वह बादशाह छत्र साल की बेटी थी। ठीक है, तो आपको पता है ना बाजीराव पेशवा, बाजीराव मस्तानी मूवी आप लोग देखे होंगे, जिसमें आप रणबीर कपूर और कौन थी, दीपिका, ओके, दीपिका पादुकोण, तो आपको उसका मूवी देखा होगा आपने। ओके, तो वही है, ठीक है, बाजीराव मस्तानी वही है। तो उनकी जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी मस्तानी। ओके, याद है ना आपको, जो कि एक पहली पत्नी जो थी, क्या नाम था उनका, मतलब प्रियंका चोपड़ा जो रोल की थी। ओके, वही थी। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कहानी में, तो यही है, बादशाह छत्रसाल की पुत्री बेटी थी, और ठीक है पत्नी थी बाजीराव पेशवा का, दूसरी पत्नी थी मस्तानी नाम था उनका। ठीक है, हो गया आपका। तो यहाँ से सारा चीज मराठा साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर दिया। ओके, मराठा साम्राज्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट वारफेयर है, गोरिल्ला गोरिल्ला। अंतर बता दो, तो इंग्लिश का टॉपिक आता है, तो बता दूं या छोड़ दूं? चलिए बताता हूँ, पता नहीं कल हो ना हो, जीवित रहे या न रहे। चलिए, जिंदगी का भरोसा तो है नहीं। एक होता है गोरिल्ला वारफेयर, गोरिल्ला एक होता है गोरिल्ला, गोरिल्ला एक गोरिल्ला होता है, गोरिल्ला GUERILLA। तो ध्यान दीजिएगा, ये गोरिल्ला है ना, गोरिल्ला वारफेयर है। गोरिल्ला ये जो है सबका एनिमल है, गोरिल्ला देखे है ना। अब ये गोरिल्ला वारफेयर यानी कि वार है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। कहीं कहीं ना एग्जाम में इंग्लिश में भी ऐसे दे देता है, गोरिल्ला और गोरिल्ला। तो मराठा साम्राज्य में देखिएगा तो गोरिल्ला वारफेयर बहुत फेमस था। अभी गोरिल्ला वारफेयर था का, लोग हैं से पहले अगर किसी आक्रमण करना होता तो कहीं पे छुप कर रहते थे, घात लगाकर बैठे थे होते थे। ठीक है, क्या होता कहीं पे घात लगाकर बैठे रहते थे, और जो है से उसके बाद जब आता था वहां से कोई एनिमी उनका, तो आक्रमण कर दिया जाता था। ये था गोरिल्ला वारफेयर। ओके, चलिए, तो आंसर आप समझ चुके होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में एक है? बताइए। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में कौन है, तो बताइएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हिमालय आता है। क्या आता है? हिमालय जो है, सही सब अरावली हिल्स नहीं है, खासी हिल्स नहीं है, ऊपर से कोई नहीं, यह नहीं होगा। हिमालय जो है एक जो है मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में है। इंडिया का 3 गो जो है भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट में हिमालय का आता है। बाकी 2 कौन कौन है बताइए जरा, कॉमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत आंसर दिया कीजिए, थोड़ा बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज होता है, चाइल्ड जो मतलब बोलते हैं आप लोग कि जो चाइल्ड मैरिज होता है, ओके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रिवेंशन बोलते हैं ना। चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था। तो कब लाया गया था? तो 2006 में लाया गया था। इसको इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं बाल विवाह के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले देख याद रखिएगा शारदा एक्ट के बारे में। ठीक है, शारदा एक्ट भूलिएगा नहीं, 1929 का था, जिसमें शारदा एक्ट में बताया गया था कि जो गर्ल्स होती है, ठीक है, उसका जो शादी का एज है वो 14 होना चाहिए, और जो बॉय है उसका शादी का एज 18 होना चाहिए। ओके, तो ये होता था। बाद में 1949 में जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय जो है गर्ल्स का एज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 1 और 15 साल कर दिया गया, ध्यान समझिएगा। ओके, और उसके बाद जो है से फिर 1978 में ना, 1978 में क्या हुआ कि 1978 में पुनः जब, ठीक है, 1978 में पुनः तो क्या किया गया, लड़की का जो एज है 18 कर दिया गया, गर्ल का एज 18 कर दिया गया, और लड़का का एज जो है बॉयज का एज जो है 21 कर दिया गया। और अभी 2006 में मैं बात किया ना, 2006 से तो अभी आपका कानून बन चुका है। ओके, तो ये सारा एक्ट भारत में था चाइल्ड के मैरिज को लेकर, थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर से बताता हूँ, शारदा एक्ट 1929 का था एक्ट। ये पूछेगा, ऐसे ही पूछता है कि किससे है, तो बाल विवाह से था। गर्ल्स का एज उस समय जो है 14 और बॉयज का 18 किया गया था। लेकिन बाद में 1949 में जब भारत आजाद हुआ तो गर्ल्स का एज जो है 15 कर दिया गया था। ओके, 47 में आजाद हुआ था, ऐसे मत बोलिएगा। ओके, उसके बाद पुनः जब 1978 में क्या हुआ कि गर्ल का एज 18 कर दिया गया और बॉयज का एज है 14 कर दिया गया, सॉरी 21 कर दिया गया। और 2006 में आपसे ही एक्ट है आपका। ठीक है, तो सारा चीज बता दिया। आई थिंक कि दिक्कत नहीं होगा, 2006 में आंसर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, ठीक है, हम लोग क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है कौन प्रकाशित करता है बताइए? बहुत सारी चीज होता है। इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट होता है। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है प्रीवियस ईयर के लिए होता है, जो हम लोग कितना कहाँ पर खर्चा किए। और जो बजट आता है, ओके, क्या आता है, बजट आता है, तो बजट जो होता है वो जो है होता है ना, वो जो होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। और हमारा संविधान में बजट वर्ड नहीं है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बजट। ओके, कौन सा आर्टिकल है बताइएगा जरा? आर्टिकल अभी चला जाता ना, पेन चला जाता, इतना है, इसके बाद भर दीजिए, एक डिजिट बचा, इतना तो कर सकते हैं भाई। बजट जो है यानी कि एनुअल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में है बताइएगा जरा। तो इसका आंसर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है से इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत करती है। ओके, देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे जो रिजर्व बैंक इंडिया है वो मॉनेटरी पॉलिसी को प्रस्तुत करती है। क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको आप लोग जो है मौद्रिक नीति बोलते हैं। ओके, तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, वो रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा होता है। ओके, और मौद्रिक पॉलिसी, और एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन ना, ये भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ओके, ये भी है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे आपने देख लिया जो है फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आता है। ओके, अब मिनिस्टर कौन है पता है ना? निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि फर्स्ट फुल टाइम जो है फीमेल जो फाइनेंस मिनिस्टर, पता है ना? ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपके, फर्स्ट जो है फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में है। ठीक है, क्योंकि पहले एक बार इंदिरा गांधी भी पोस्ट ले चुकी थी, तो लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए ली थी, यानी कि स्वतंत्र रूप से नहीं थी। ठीक है, वो और पोस्ट होल्ड की थी, तो यहाँ से ऐसे मतलब प्रथम महिला बनी है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ ओनली वन ऑफिस होल्ड की है। ओके, समझ चुके होंगे सारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका आंसर हो गया। बाकी प्लानिंग कमीशन आपके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था ना आपसे। प्लानिंग कमीशन को तो यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया था 2015 में। ओके, 1 जनवरी 2015 को, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी यहाँ पे सरकार बना के 2014 में। ओके, और अब नीति आयोग है ना, क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, चलिए अब इसके जो प्लानिंग कमीशन हो या फिर आपका देखने को मिलता है अभी बतावत के नीति आयोग, इसके आपका चेयरमैन आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए, और जो नेशनल प्लानिंग कमीशन और जो आपके देखे होते नीति आयोग वगैरह जो भी बना था, प्लानिंग कमीशन को अंतिम रूप से जो अनुमोदन होता था ना, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है अनुमोदन करता था लास्ट में, और इसका गठन 1952 में हुआ था ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का। एक बार ना मैं 1982 लिख दिया था, तो वो गलत था। ओके, कभी कभी देखिए ना फ्लो में चला जाता है, तो थोड़ा सा ज्वाइन करके रहिएगा तब ना भाई। अब एक दिन लेक्चर देखे यहाँ से चले जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा। ओके, गलती तो हर इंसान से होती है। मैं आपको इतना सारे एग्जाम्पल दे दूंगा, बुक वगैरह इतना सारे गलती लिख के रखते हैं कि मतलब कहने का हिसाब नहीं है, इंसान तो पागल हो जाए एक बार। ठीक है, तो वेरीफाई करना होता है ना कभी कभी। तो यहाँ पे 1952 था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था ना, 6 अगस्त को था, ये भी बता दे रहा हूँ, 6 अगस्त को था। आंसर आपका प्लानिंग कमीशन हो गया। इसीलिए बोलता हूँ एक स्लाइड में जैसे लेक्चर देखने का यही फायदा है कि बहुत सारा चीज डिस्कस करता हूँ, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा अगर बात करें कि सिविल सर्विस जो होता है, आप लोग देखें ना सिविल सर्विस, तो सिविल सर्विस जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में सिविल सर्विस जो है प्रोवाइड मतलब किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं चीज़ बताता हूँ। एक लॉर्ड डलहौजी जो हैं से इनके टाइम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ मतलब डेवलप किया गया था इनके द्वारा, जैसे में कि ट्रेन वगैरह चलाना था। ठीक है, 1854 का वुड डिस्पैच आप लोग को मालूम होगा, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ओके, जो आपका तार से मतलब टेलीग्राफ सर्विस था, इन सब जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही जो है शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कॉर्नवालिस के बारे में देख लिया। कर्जन के द्वारा एक बहुत ही बुरा काम किया गया था 1905 में, बंगाल विभाजन का। ओके, चलिए अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बता सकते हैं? भारत के जो है लॉर्ड कैनिंग या जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे, याद है आपको? भारत के प्रथम वायसराय थे। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताइएगा जरा। भारत के प्रथम वायसराय बने थे, याद रखिएगा। पहले गवर्नर जनरल का पोस्ट होता था ना, तो 1958 में जब 1957 का वार हुआ था, सॉरी देखिए गड़बड़ इसी होता है, 1857 का वार हुआ था, तो उसके बाद 1858 में जो है वहां से जो है गवर्नर का पोस्ट हटा दिया गया और वायसराय का लाया गया। ठीक है, यानी कि जो है तो पहले कंपनी यहाँ रूल करती थी, तो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करने लगी, तो वहां से वायसराय का पोस्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट आपका वायसराय बने थे। ओके, तो इसको याद रखिएगा। इनके बारे में कुछ बताइए जरा, बाकी से तो डिस्कस कर दिया। और बाकी यूपीएससी सिविल सेवा के बारे में बात कीजिएगा, तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, और यूपीएससी का गठन 1926 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ओके, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी, 25 फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल? आंसर आपका 25 जनवरी है। क्या हो गया भाई, मतदाता दिवस वहां पर क्यों मना रहे हैं? तो मतदाता दिवस याद रखिएगा हम लोग जो है मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक बॉडी है, उसका गठन किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर देखिएगा पहले तो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, लेकिन 1989 में जब देखा गया कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा इंडिया का बढ़ गया है, तो एक मेंबर से काम नहीं चलेगा, तो 3 मेंबर इसको बॉडी बना दिया गया। ओके, चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कीजिएगा, तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक देखने को मिलेगा संविधान में, इसका प्रोविजन है। ओके, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक। ओके, और पार्ट 15 में आएगा ना, आर्टिकल 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन है। चलिए पार्ट 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, पार्ट 20 यानी कि आर्टिकल 368 में चला जाता है संविधान संशोधन, जो कि हम लोग कहाँ से लिए हैं, याद है कि भूल गए? संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं? हम लोग लिए हैं साउथ अफ्रीका से ना। चलिए इमरजेंसी का लिए हैं जर्मनी से, समझ गए? तो सारा चीज़ हो गया। अब बाकी वोटिंग का एज पता है ना आपको, 18 साल जो है 18 साल होता है। इसके लिए जो है कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ओके, संविधान संशोधन एक बार हुआ था, आपको अगर थोड़ा सा याद होगा बताता हूँ।
संविधान संशोधन हुआ था 1981 में, 1981 में, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 21 साल से घटाकर वोटिंग एज जो है से 18 साल कर दिया गया। क्या हो गया? 18 साल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं कि लड़का जो है से 18 साल जो है से लड़के लोग का शादी का उम्र है, तो क्या उनको शादी करने का मतलब उन लोग मतलब शादी कर सकती है, वोटिंग दे सकती है, मतलब एक तरह से उन लोग का राइट का हनन होता है। तो इसीलिए जो है से इसको क्या कर दिया हम लोग, 18 एज कर दिए। तो अभी वर्तमान में 18 है। 1981 में संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें एज घटा के क्या हुआ था, 21 से 18 कर दिया गया था। तो आपको याद होगा इसको, ठीक है। चलिए, 61वां संविधान संशोधन क्लियर है ना, 1981 में हुआ था, 21 से 18 कर दिया गया था। ओके, चलिए, समझ चुके होंगे सारा चीज़। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा सारा चीज़। रेक्जिट क्या है? रेक्जिट जैसे आप लोग सुने होंगे, बता तो यहाँ तो आंसर यहाँ पे पता आप लोग को चल ही जाएगा, इस स्लाइड में बता देता हूँ। रेक्जिट का क्या अर्थ है? रेक्जिट मतलब होता है, देखिए, आर फॉर रघुराम राजन, आर फॉर रघुराम राजन जी थे। ओके, तो रघुराम राजन जी जो थे, सो उनका जो है से अगर देखना होगा कि जो आरबीआई गवर्नर से जो हटे थे आरबीआई के पोस्ट से, ओके, आरबीआई के पोस्ट से, तो उनको रेक्जिट बोला जाता है। इस प्रोसेस को रेक्जिट बोला जाता है। ओके ओके, क्या बोला जाता है? रेक्जिट बोला जाता है। आरबीआई जो है से आपको पता होगा, भारत में जितना भी सारा बैंक का सारा कार्य जो कार्य होता है उस वही देखता है। अब इसका जो है से नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था ना, 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन बोल रहा हूँ क्या, सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, और बाकी सारे जो बैंक थे, आपको याद है ना, जो टोटल बैंक थे 14 ठो, उनका 1969 में और नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण जिसको बोलते हैं, 1969 में। आरबीआई का 1949 में हुआ था। अगर थोड़ा सा हम आरबीआई के हिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक है, आरबीआई का, तो 1 अप्रैल, ठीक ना, 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, और इसके एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि जिनका फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे आपका सर ऑसबोरोन स्मिथ। सर ऑसबोरोन स्मिथ नाम था इनका, सोच से याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जो है से जो क्या बोलते हैं, भारत के प्रथम मतलब आरबीआई के प्रथम भारतीय कौन थे गवर्नर, जो इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, याद रख लीजिएगा, सीडीएस। ओके, तो सीडी देशमुख थे। ओके, और ये थर्ड गवर्नर थे ना, उस समय थर्ड गवर्नर बने थे जब सीडी देशमुख थे। ओके, थर्ड गवर्नर बने थे, इंडियन थे फर्स्ट, और ऐसे नॉर्मल देखिएगा तो थर्ड थे। सर ऑसबोरोन स्मिथ फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे, ये होता है, समझ गए। तो रघुराम राजन, वैसे ऐसे देखिएगा नंबर में, तो रघुराम राजन ही 23rd नंबर के गवर्नर थे। उसके बाद आए थे आपको उर्जित पटेल 24 नंबर के, आपका याद है ना, जब हुआ था आपका जीएसटी वगैरह लागू हुआ था तो उसमें उर्जित पटेल थे। और अभी अगर देखिएगा 25वां नंबर पे, तो अभी शक्तिमान बोल रहा, शक्तिकांत दास है। ओके, चलिए, सारा चीज़ हो गया ना, कोई दिक्कत है तो बताइएगा भाई, थोड़ा स्लाइड्स देखिए थोड़ा ध्यान से। और यूरोपीय संघ का जो ब्रिटेन से जो निकला था ना, उसको हम लोग ब्रेक्जिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट बोलते हैं, तो ब्रेक्जिट होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? बताइए कौन सा जो कंट्री है वो ब्रिक का नेशन है, ब्रिक्स में आता है। बोत्सवाना, B4 क्या होता है? बोत्सवाना, बेलारूस, बोलिविया या फिर ब्राजील। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे ब्रिक्स में, ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अगर चर्चा करते हैं, तो ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज आते हैं। क्या आते हैं? 5 कंट्रीज आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका लेटेस्ट मेंबर है, 2009 में ऐड हुआ था। ओके, 2009 में ऐड हुआ था, तो समझ लीजिएगा इसको। ओके, ब्रिक्स में यही 5 कंट्रीज हैं, समझ गए कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अमेरिका नहीं है, या आप देख लीजिएगा बस, और ऐसे तो अमेरिका तो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका ब्राजील हो गया। क्या हो गया? ब्राजील। ओके, तो समझ लीजिएगा इसको, ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी बता दिया। ओके, और ब्रिक्स का जो पहला हुआ था सम्मेलन हुआ था रूस के एक्टिनबर्ग में ना, रूस का एक्टिनबर्ग में फर्स्ट सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? रिवर बेसिन को। तो भारत का रूर अगर बोलते हैं, याद रखिएगा, दामोदर रिवर बेसिन को हम लोग बोलते हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड सीजीएल वाले बताइए जरा, दामोदर रिवर कहाँ से, मतलब कहाँ से निकलती है बताइए? सीजीएल बहुत सारा आप लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम बताइए? यानी कि आपको बताना है कि जो गैर योजना व्यय, यानी कि देखिए पहले से नियोजित नहीं होता है कि इस पर हमको कितना खर्चा होगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? जैसे ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, उर्वरक पर सब्सिडी या सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण हम लोग प्रोवाइड कराना है। ओके, जैसे आपको पता है सार्वजनिक समझते हैं ना, सार्वजनिक जितना भी मतलब पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड होता है, हमको बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग को भी काम करने के लिए ऋण वगैरह देते हैं। ओके, तो यहां से बताइए, गैर योजना में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होता है ब्याज का भुगतान करना। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्याज का भुगतान। ओके, तो इसको याद रखना, यानी कि हम लोग को उसको जितना भी ऋण वगैरह आता है, डेप्ट वगैरह, उसको हम लोग को कर्जा कितना चुकाना है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसको माना जाता है। बाकी रक्षा व्यय वगैरह नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं होता है, उर्वरक सब्सिडी वगैरह नहीं होता है। थोड़ा सा बताइएगा कि जो बजट होता है टोटल मिलेगा हम लोग का, ठीक है, बजट होता है, इसको मैं PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। जो बजट होता है हमारा, उसका रक्षा पर यानी कि डिफेंस पर हम लोग कितना % खर्च करते हैं?
आप लोग ये चीज़ हमेशा न्यूज में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, कि जो डिफेंस पर होता है, रक्षा पर हम लोग अपना पूरा बजट का कितना % खर्च कर रहे हैं, बताइएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पश्चिमी विक्षोभ, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो जिसके चलते हम लोग पश्चिम भारत में बारिश होता है। ओके, तो उसका उत्पत्ति स्थल क्या है बताइए जरा। काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या अराल सागर। थोड़ा सा इसको मैप में लेकर चलता हूँ। देखिए पश्चिम विक्षोभ यहाँ पे बात कर रहा है कि जो यहाँ पे इंडिया का आपको मैप दिख रहा होगा, तो बोला है कि वेस्ट साइड में जो बारिश होता है, ओके, वेस्ट साइड में बारिश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के चलते। तो इसका उत्पत्ति स्थल है कहाँ? तो देखिएगा यहाँ पे इस वर्ल्ड के मैप में बहुत सारा आप लोग को सीज और ओशियन, मेजर सीज और ओशियंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका उत्पत्ति स्थल होता है ना भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरियन सी। क्या होता है? मेडिटेरेनियन सी है, यही सी है जो लाल सागर को और मेडिटेरेनियन को जोड़ने वाला एक नहर है ना। कौन नहर है आपका? सुएज नहर। ओके, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है वहाँ पे। तो इसको अगर थोड़ा सा देखिएगा तो यही मेडिटेरेनियन सी है जो कि क्या करता है, जो कि भारत के पश्चिमी तट यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो आता है उसके चलते वर्षा का कारण है। ओके, क्या है? वर्षा का कारण है। ओके, चलिए एक फेनोमेना है अल नीनो। क्या है अल नीनो? किसके चलते होता है? थोड़ा सा बताइएगा जरा, अल नीनो किसके चलते होता है? ये भी एक ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ चुके होंगे? तो आंसर आपका भूमध्य सागर हो गया। ओके, समझ चुके होंगे। एक अगर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे जो एक क्वेश्चन हमेशा से पूछते रहते हैं, जो कि जो इंडिया में जो बारिश होता है, देखिएगा विंटर सीजन में, ठीक है, विंटर सीजन में आप लोग मतलब ठंडा के मौसम में तमिलनाडु में बहुत हैवी बारिश होता है, हमेशा से देखने को मिलता है। तो किसके चलते होता है? तो ये जो होता है ना आपका देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्बेंस के चलते होता है। नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स जो होता है, नॉर्थ क्या बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होता है उसके चलते आपको जो है से तमिलनाडु में हैवीली बारिश देखने को मिलता है। नॉर्थ समझ ना, उत्तर पूर्व जो है से आपका जो व्यापारिक पौने हैं। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट आपका ट्रेड विंड के चलते तमिलनाडु में बहुत हैवी बारिश होता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, यानी कि कहाँ पे ईपी सेंटर है, सब मतलब वस्त्र का है। वस्त्र मतलब समझते हैं ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वस्त्र उद्योग बोला जाता है। तो बताइए कि सबसे प्रमुख कौन सा केंद्र है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओके, उड़ीसा या फिर आसाम। ओके, तो देखिए इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र आपका आंसर है। आपको थोड़ा सा मालूम होगा तो 1854 में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है महाराष्ट्र में स्टेब्लिश किया गया था। ओके, महाराष्ट्र। कैपिटल आपका मुंबई हो गया। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जैसे कि नौहासवा जिसको लोग JNPT बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT बोला जाता है। ठीक है, नौहासवा भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। ओके, चलिए यही सारा है। भारत में टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स है ना, आपको पता है ना, और लगभग हम लोग जो है से इसका 7500 16 पॉइंट कुछ आ जाता है इसका बाउंड्री टोटल। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आता है? किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको आपको शॉर्ट में KCC बोलते हैं। ओके, तो KCC बताइए किस वर्ष लॉन्च किया गया था या लागू किया गया था? तो यहाँ देखिए कि इसका टाइम पीरियड है 1998 से लेकर 1999 तक। ओके, 1998 से 1999 तक। उस समय आप लोग तो आंसर दीजिएगा नहीं, मुझे मालूम है अच्छे से। ओके, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे जाके थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, किसी से क्यों दिया गया? किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग इसलिए देते हैं ताकि थोड़ा सा पता होगा आपको कि जब लोग बाहर से ऋण लेने जाते हैं यानी कि कर्ज लेने जाते हैं तो कितना उसका ब्याज हाई होता है। ठीक है, तो उसको चुकाने में भी जो है से लोग असमर्थ हो जाते हैं, तो कभी कभी डेब्ट रेट में ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि उस कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है। ओके, तो इस सिचुएशन को किसानों कम से कम ये हालत देखने को नहीं मिले, क्योंकि जो अन्नदाता बोला जाता है किसान को हमारे देश में ना, तो जो अन्नदाता है कभी उस भूखा नहीं मरना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चला सारा प्रोविजन वगैरह के लिए हम लोग इसको लॉन्च किया ताकि उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करा सके। ओके, जैसे कि मेरी कभी कभी मम्मी है ना, तो कभी मतलब पैसा किसी को देगी तो बोलेगी 5 या 8% के रफ्तार से देगी, मतलब उतना ब्याज से देती है। ओके, उसके बाद कम भी नहीं करती है बोलती है कि हम मेहनत से कमाया था तो क्यों कम करे भाई तो चलिए जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से 1995 में MDM स्कीम चालू किया गया था। मध्याह्न योजना जो होता था, मिड डे मील स्कीम ने इसको बोला जाता है, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, MDM बोला जाता है, MDM मिड डे मील स्कीम। ओके, तो ये मिड डे मील स्कीम ये भी देखिएगा 1995 में लागू शुरू हुआ था, उसी समय जब भारत में इंटरनेट आया था। ओके, तो इसका क्या मतलब मेन रूप से प्रोविजन था? व्यस्त साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन करना, या फिर माध्यमिक शिक्षा को यानी कि हम लोग जो मिडिल में होता है ना, मिडिल
लेवल का एजुकेशन, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, जो एजुकेशन होता है उसको, मिडिल एजुकेशन को, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से देखिएगा तो मिड डे मील स्कीम जनरली लाया गया था ताकि हम लोग प्राथमिक शिक्षा जो होता है ना, जो बच्चा लोग होता है उसका प्राथमिक शिक्षा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पर मेनली रूप से फोकस करने के लिए इस योजना को लागू किया था, ताकि अगर खाना पीना स्कूल में मिलेगा, ओके, तो बच्चे लोग यहाँ से आकर्षित होकर और आएंगे और पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो यही हो गया आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं हंटर आयोग। पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हंटर आयोग भारत में 2 आया था। ओके, हंटर आयोग 2 आया था। पहले तो एक यहाँ से चर्चा करूंगा, बाद में जो आया था उसके बारे में चर्चा कर दूंगा। अगर थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देखेंगे, ओके, क्या देखेंगे, अगर थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे, तो हंटर आयोग जो है प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करने के लिए लाया गया था। प्राइमरी एजुकेशन के को फोकस करने के लिए लाया गया था। 1882 में इसको लाया गया था। ओके, लॉर्ड हंटर, ठीक, आपका थे एक विलियम हंटर, एक पर्सनालिटी थे, वही जो है से एक लाए थे, ठीक है, उन्हीं के नाम से ये हंटर आयोग है। तो 1882 में लाया गया था। ओके, चलिए, समझ गए। तो बाकी सारा चीज़ नहीं था। और हाँ, दूसरा चीज़ डिस्कस करना भूल गया ना, दूसरा आया था आपका 1919 वगैरह में, देखिएगा। ओके, 1919 वगैरह में आपको पता था कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, तो उस समय भी एक हंटर आया था ना। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, उस समय आपका चेम्सफोर्ड थे ना, क्या थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए, तो हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल आप लोग को देखने को मिलेगा 6 लैंग्वेज ना, 6 आपका इसका ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलता है। 6 लैंग्वेज में क्या क्या आता है, इंग्लिश आता है, ओके, फ्रेंच आता है, चीनी मतलब चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है, जिसको मंदारिन बोला जाता है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, फिर रूसी, फिर अरबी, फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ से चीन हो गया, 5 हो गया, अरबी, और एक स्पेनिश होता है, स्पेन का। ओके, तो ये टोटल 6 लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन का, जितना सारा काम वगैरह होता है वही ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है। चर्चा क्या था ना कि यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर है। ओके, और सबसे लेटेस्ट मेंबर आपका साउथ सूडान हो गया ना, कौन हो गया, साउथ सूडान। बाकी देख लीजिएगा यहाँ से। ओके, चलिए, बाकी इसका हेडक्वार्टर बताया था ना, आपका हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में पड़ जाएगा। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि यूनाइटेड नेशन का टोटल जो है 5 परमानेंट मेंबर होता है। ओके, 5 परमानेंट मेंबर होता है। 5 परमानेंट कौन है, यूके, ठीक है, यूएस, रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 मेंबर है, समझ गए, यूके, यूएस, रूस, चीन और फ्रांस, टोटल यही 5 परमानेंट मेंबर है। ओके, और टोटल अंग 6 है इसका, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो ना पूछा जाता है, ओके, कि जो 6 कितने अंग है, अंग मतलब ऑर्गन टोटल 6 है। ओके, 6 आप लोग समझते हैं ना, सेक्रेटेरिएट है आपका, जैसे कि न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वगैरह है, ठीक है, तो ये सारा टोटल 6 आता है। 6 का नाम लिखिएगा जरा, चलिए, नहीं लिखिएगा तो रिवाइज कर लीजिएगा। टोटल 6 अंग है, 5 उसका देख लीजिएगा परमानेंट मेंबर है। ओके, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 193 मेंबर है, सबसे लेटेस्ट मेंबर साउथ सूडान है, 2011 में बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है, शायद इसको मैं टेस्ट में भी डाला था। तो देखिए, मेरुदंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, हमारा बॉडी को सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो अर्थव्यवस्था में टोटल 3 क्षेत्र देखने को आप लोग को मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। ओके, ठीक है, जिसको थर्ड सेक्टर भी आप लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर आपका सर्विस सेक्टर हो गया। ओके, जनरल जितना भी आप लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, ठीक है, एजुकेशन वगैरह हो गया। ओके, तो यहाँ से देखते हैं ना, ये सब ट्रांसपोर्ट वगैरह, बैंकिंग वगैरह क्षेत्र आ गया, तो ये सर आपको सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। एक तरह से काम ये लोग करता नहीं है, ठीक है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है। ओके, समझ चुके होंगे। चलिए, बाकी आपको कृषि क्षेत्र वगैरह देखिएगा तो प्राइमरी सेक्टर वगैरह में आता है, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। ओके, आप लोग को मालूम है ना, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। तो कृषि क्षेत्र जितना काम होता है वो सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मतलब समझ ना, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट वगैरह को लेकर हम लोग अगर उसका निर्माण करते हैं तो सारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है ना। प्राइमरी सेक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम आएगा, ठीक है, जैसे कि हमको बताया था ना कि अगर हमको बिस्कुट बनाना है तो क्या चाहिए, हमको चीनी चाहिए, ठीक है, आटा चाहिए, तो प्राइमरी सेक्टर का यूज, शुगर केन वगैरह आएगा ना, तो वो सब चीज़ हम लोग लेके उसको निर्माण करेंगे। ओके, तो वही हो गया। चलिए, तो आंसर आपका सेवा सर्विस सेक्टर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रकाशित होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रकाशित होता है। लगता है क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या, लग तो रहा है, अगर दोबारा आ गया होगा तो दिक्कत हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है। ओके, हमको लगता है क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है, या तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे जनरल स्टडीज के पोर्शन से, डिटेल में हमको लगता है डिस्कस किया। तो आपको कैसा लगा आप लोग इसको बता सकते हैं। बाकी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको पता है जेच लिख के जाना है, ओके, कमेंट बॉक्स में।
और थोड़ा सा जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपका, कल एक स्पेशल वीडियो आने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टाइमिंग जो है से आप लोग को बता दूंगा कल एक शॉर्ट्स डालकर। ओके, तो थोड़ा सा विजिट कर लीजिएगा ओके चैनल पे एक बार। और तो चलिए, आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ, देखिए लेट होगा, देर होगा, सवेर होगा, जो भी होगा, लेकिन वीडियो आएगा तो आएगा। ओके चलिए, तो आपको प्रिपरेशन में यहाँ पे कोई मैं कोताही नहीं बरतूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत सारा काम करते रहता हूँ, अभी तक तो खाना भी नहीं खाया यार, इतना टाइम हो गया तो नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया। नेक्स्ट चक्कर में बहुत सारा कल का भी वर्क थोड़ा सा है ना, तो उसको भी थोड़ा सा कर रहा था। ओके, तो चलिए, बाकी अगर हो सके तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइए, और कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, आपका सोल्यूशन दूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं फिर। वंदे भारतम।